माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये जो बजट प्रस्तुत किया है, ये बजट देश को तरक्की देने वाला बजट है। ये जो बजट है, ये विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। ये बजट संकल्प को ठोस आधार देने वाला बजट है। ये बजट योजनाओं से आगे बढ़कर परिणामों को देने वाला बजट है। ये बजट किसानों के सम्मान का बजट है। ये बजट युवाओं के अवसर का बजट है। ये बजट महिलाओं के शक्ति का बजट है। ये बजट गरीबों की सुरक्षा का बजट है। माननीय सभापति महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष राहुल जी को सुन रहा था। वो मार्शल आर्ट के बारे में बोल रहे थे। मार्शल आर्ट तो विदेशी आर्ट है। अरे हमारे मोदी जी जो हैं वो धोबी पछाड़ जानते हैं। कभी आपने कुश्ती देखी है? कुश्ती में क्या होता है? और उसी धोबी पछाड़ के कारण 3 चुनाव जीते हैं और आपको विपक्ष में बैठना पड़ा है। कभी आपने देखा है काला जांग? ये भी कुश्ती का एक दांव है। राहुल जी, ये मार्शल आर्ट से काम चलने वाला नहीं है। आपको कुश्ती सीखनी पड़ेगी, आपको कबड्डी सीखनी पड़ेगी, आपको भारत के खेल सीखने पड़ेंगे। और जब तक आप भारत के खेल नहीं सीखेंगे तब तक आपको विपक्ष में बैठना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी भारतीय हैं, भारत की चिंता करते हैं, भारत को जानते हैं, पूरे भारत में घूमे हैं। वो गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं, सबकी चिंता करने वाले हैं। और ये इस बजट में दिखाई दे रहा है। वो सेलिंग डेटा की बात कर रहे थे। जरा ये सेलिंग डेटा 2G स्कैम क्या था यूपीए की सरकार में? ये सेलिंग डेटा किसने किया था? जरा इसके बारे में उनको बताना चाहिए। स्पेक्ट्रम जो थे वो तो पर्सनल एटीएम बन गए थे। स्पेक्ट्रम बेचकर वो पैसा कमा रहे थे। आज भी भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। जरा सेलिंग डेटा के बारे में आप बताएं। क्यों नहीं बताना चाहते? उसके बारे में आप चर्चा क्यों नहीं करते? माननीय सभापति महोदय, आज हम अगर बात करेंगे, मैं राहुल जी को सुन रहा था, उन्होंने कोई अच्छी बात नहीं की। ये जो बजट है उनको ये समझ में नहीं आया। ये बजट खर्च का बजट नहीं है, निवेश का बजट है। खाली कांग्रेस ने खर्च किया है। अरे मुझे मालूम है कहां बोलना है, मुझे मालूम है कहां बोलना है। ये देश के भविष्य का बजट है। हम उज्जवल वर्तमान को देखते हैं। अतीत की परछाइयां स्वतः सामने आ जाती है कि इन्होंने क्या क्या कार्य कारनामे किए थे। 60 साल तक देश को कैसे डुबोया था। माननीय सभापति महोदय, देश में संभावनाएं थी पर इनके पास में दिशा नहीं थी। संसाधन थे पर इनके पास में संकल्प नहीं था। जनसंख्या थी पर इनके पास में योजना नहीं थी। भारत के पास में अवसरों का महासागर था पर विकास की बूंद बूंद के लिए भारत तरसता था। कांग्रेस शासन एक लेखक की तरह था जिसके पास कागज तो थे पर उनके पास कलम में स्याही नहीं थी। वो क्या लिखते? आज वही परंपरा है। वही परंपरा राहुल जी में भी दिखाई देती है। वो एक राजनीति के ऐसे कवि हैं जो भावनाओं की कविता तो लिखते हैं पर यथार्थ की गद्य भाषा उनको नहीं आती। जो देश को मंजिल दिखाने तो चले हैं पर स्वयं को रास्ता नहीं मालूम है। सदन में उनको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, उनको ये भी समझ में नहीं आता है। अध्यक्ष जी टोकते हैं, नियम कायदे कानून नहीं जानते हैं। अपनी महिला सांसदों को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भेज देते हैं। क्या जानते हैं वो? क्या यही नियम कायदे कानून जानते हैं? यही अनुशासन जानते हैं? यही लोकतंत्र जानते हैं? और जब उनकी गलतियों को रोकने का काम लोकसभा अध्यक्ष करते हैं तो उनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं। मैं इनकी निंदा करता हूं कि आप लोकसभा की कार्रवाई को ठीक तरीके से चलाना नहीं चाहते।
हाँ, मैं बजट पे ही बोल रहा हूं। राहुल को सिखाओ। माननीय सभापति महोदय, उनके भाषणों में शब्द बहुत है, समाधान नहीं है। उन्होंने एक भी योजना नहीं बताई बजट में कि आपको देश के लिए ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अरे नेता प्रतिपक्ष है, आपको सरकार को सुझाव देना चाहिए कि सरकार को क्या क्या करना चाहिए। उनके पास में आरोप बहुत हैं, पर आत्मचिंतन नहीं है। उनके पास में नारे बहुत हैं, उनके पास में नीति नहीं है। वो आज किस प्रश्न को उठाते हैं? अरे अपने खानदान की विफलताओं के बारे में जरा बता दीजिए। आपके खानदान के कितने लोग प्रधानमंत्री रहे 60 साल तक? उस समय देश इतना आगे क्यों नहीं बढ़ा? आज मोदी जी के 11 साल के नेतृत्व में देश आगे क्यों बढ़ रहा है? वो गरीबी की बात करते हैं, परंतु अपने शासन में उसको मिटा नहीं पाए। वो बेरोजगारी पर भाषण देते हैं, पर अपने दौर में वो उद्योग खड़े नहीं कर पाए। वो भ्रष्टाचार पर बोलते हैं, पर उनकी जो सरकार है वो घोटालेबाज की प्रयोगशाला बनी रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, 60 वर्षों तक वो सत्ता में रहे, परंतु उनके बजट में देश पिछड़ता रहा। यह दुर्भाग्य नहीं, एक विफल नेतृत्व का परिणाम है। आज जब मोदी जी के नेतृत्व में बजट आ रहा है, निर्मला सीतारमण जी बजट प्रस्तुत कर रही है, तो आज देश का युवा खुश है, आज देश की महिला खुश है, आज देश के किसान खुश हैं, आज देश के एसएमई की इंडस्ट्रीज खुश हैं। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस में वंश की छाया रही, विचारों की कमी रही, साहस अनुपस्थित रहा। यह सत्ता की धरोहर, वो जनता की सेवा नहीं, खाली सत्ता को अपनी धरोहर मान लिया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में देश ने गति पाई है, गौरव पाया है, वैश्विक पहचान बनाई है। आज भारत इस बजट के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। आज नया बजट आत्मविश्वास का प्रणाम है। यह बजट कहता है अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत झुकेगा नहीं, अब भारत थमेगा नहीं। अब राहुल जी की राजनीति जो है वो अतीत की डायरी हो गई है, उसके पन्ने पीले हो गए हैं। अब भविष्य की पुस्तक कोई लिख रहा है, भारत के भविष्य को कोई लिख रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लिख रहे हैं, इस बजट के माध्यम से लिख रहे हैं, जिसके पृष्ठ पर हर इस देश का विकास लिखा हुआ है। मैं इसलिए पूरे विश्वास के साथ में कहता हूं कि भारत की नींव अगर विफलताओं के ऊपर में रखी गई थी, तो अब उसकी सफलता की नींव अगर कोई रख रहा है तो देश के प्रधानमंत्री। माननीय सभापति जी, अभी तो मैंने बोलना ही शुरू किया। माननीय सभापति जी ये बात कर रहे थे भारत विस्तार एआई मिशन के अंतर्गत अब छत्तीसगढ़ के किसानों को भी फायदा मिलेगा। अब छत्तीसगढ़ी भाषा में भी किसानों को उनको खेती करने का तरीका बताया जाएगा। किसानों को पहले 1310 रुपए धान का सपोर्ट प्राइस मिलता था, आज 2369 रुपए मिल रहा है, और छत्तीसगढ़ में तो 2100 रुपए दे रहे हैं। मोदी जी की गारंटी को पूरा कर रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस की सरकारें को इतना पैसा दे रही है। कांग्रेस के सरकार के जमाने में सड़क 12 किलोमीटर प्रतिदिन बनती थी, आज 33 किलोमीटर प्रतिदिन बन रही है। राहुल जी के परिवार के राज में भारत जो है विश्व के 5 देशों में गिनती होती थी, आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था अगर बनी है तो मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। आज माननीय सभापति महोदय, 40,000 करोड़ से रेयर अर्थ, आज हमारी बैटरियां बनना है, आज हमारे सेमीकंडक्टर बनना है। उनके लिए जिस रेयर अर्थ की आवश्यकता है, आज हमारे छत्तीसगढ़ में लिथियम मिला है, उसका विकास होगा, ये कॉरिडोर बनेगा। रेयर अर्थ के लिए 40,000 करोड़ रुपए रखा गया है। भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम तक जो स्पीड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ को भी जोड़ मिलेगा और उसके माध्यम से छत्तीसगढ़ भी विकसित होगा। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, राजकोषीय घाटा इनके समय पर जो 8.9% होता था, आज वो 4.4% हो गया है। इनके समय पर जो रेलवे ट्रैक 6.4 किलोमीटर प्रतिवर्ष बनते थे, आज वो 100 किलोमीटर प्रतिवर्ष बन रहे हैं। आज 15,000 स्कूल और 5,000 कॉलेज बनेंगे। अब वो कॉलेज खाली खेलने के लिए नहीं बनेंगे, अब वहां पर खेल के सामान बनाने का प्रयोगशाला बनेगी, उनको विकास मिलेगा। महिलाओं के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे और वो गर्ल्स हॉस्टल के माध्यम से महिलाओं का तेजी से विकास होगा। माननीय सभापति महोदय, एक समर्पित फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है दानकुनी से सूरत तक, वो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगा।
और उसमें छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पहले जो बजट, आज हमारा देश का बजट 53,47,000 करोड़ रुपए का हो गया है। हमारा पूंजीगत व्यय 12,22,000 करोड़ रुपए का हो गया है। हमारा प्रभावी पूंजीगत व्यय 17,15,000 करोड़ रुपए का हो गया है। हमारे रक्षा मंत्रालय, अगर पाकिस्तान और चीन को सबक सिखाना है तो ये तो घोंसलों में घुस जाते थे। अब मोदी जी की सरकार ने बजट में इतनी व्यवस्था की है कि हमारे सैनिकों को पूरे साजो सामान मिलेंगे और पाकिस्तान में घुसकर मारने की आवश्यकता होगी तो वो भी हम देंगे। जल जीवन मिशन के लिए, घर घर पानी पहुंचाने के लिए 67,670 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। शिक्षा के लिए 42,100 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। माननीय सभापति महोदय, आज के अवसर पर मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि जो विदेश में हमारे छात्र पढ़ने जाते हैं, उन छात्रों को पढ़ने के लिए जो 5% उनको ब्याज लगता था, अब वो 2% लगेगा। जो चिकित्सा के लिए जाएंगे उनको जो 5% ब्याज लगता था, वो भी अब 2% लगेगा। हमारे देश के छात्र अब विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे और उसके माध्यम से हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है वो तेजी से विकसित होगी। जो गृह ऋण, जिनके 2 घर हैं, उनको गृह ऋण के ब्याज में भी इनकम टैक्स से छूट दी गई है। कानूनों का सरलीकरण किया गया है। 10,000 करोड़ रुपए बी फार्मा की शक्ति के लिए रखा गया है। आर्थिक संप्रभुता के लिए कंटेनर चाइना से आते थे, अब 10,000 करोड़ रुपए हमारे मालों को विदेशी निर्यात करने के लिए कंटेनर के लिए रखा गया है। सेमीकंडक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपए रखा गया है। और कांग्रेस के जमाने में हमारे बैंक करप्ट हो गए थे, अब हमारे बैंक प्रॉफिट में आ गए। मैडम, फॉर द फर्स्ट टाइम